हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, वो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन रिपीटेड, जो बहुत बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को, टोटल 40 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल की पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए सीधे प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से रूस की मुद्रा कौन सी है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा रूबल। रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। और यहाँ पर बात की जाए रुपया, तो रुपया जो है भारत देश की मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और दिनार जो है, दिनार है कुवैत देश की। ठीक है, दिनार जो है कुवैत देश की मुद्रा है। और टका जो है बांग्लादेश की है। ठीक है, तो आप इन चारों को याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। फ्रेंड मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं, टोटल 40 प्रश्न हैं। और ये 40 प्रश्न एक बार एसएससी के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फ्रेंड बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जो पहले इसके तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे। और यहाँ पर बात की जाए पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जी तो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो राइट आंसर रहेगा 23वें। ठीक है, और मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ जो है वो 19वें। ठीक है, मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो आप इन चारों को, इन तीनों को याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड बताइए फटाफट। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है फ्रेंड? तो लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप इसको याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? बताइए फ्रेंड। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड बताइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और फिलहाल में जो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भारत देश के, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए फ्रेंड, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है या किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एलबीडब्ल्यू जो होता है खेल, वो क्रिकेट से संबंधित होता है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड बताइए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर। ठीक है, सूरत जो है, सूरत नदी जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में स्थित है। तो आप इसको याद रखिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अजमेर कहाँ पर है फ्रेंड? तो अजमेर जो है राजस्थान में। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? किस युद्ध के बाद फ्रेंड बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब लड़ा गया था फ्रेंड?
261 ईसा पूर्व लड़ा गया था सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ाया गया था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, फ्रेंड बताइए फटाफट। वेरी सिंपल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी के तट पर बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और यहाँ पर बात की जाए तो महानदी कहाँ पर है फ्रेंड, किस राज्य में है, तो महानदी जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है फ्रेंड, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, किसका उल्लेख पहली बार मिलता है फ्रेंड बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा शूद्र का। ठीक है, शूद्र का जो उल्लेख है उसमें मिलता है किसमें, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं फ्रेंड बताइए। जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, तो राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है फ्रेंड, टोटल 24 हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड बताइए। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, सबसे अधिक काजू जो उत्पादन होता है वो केरल में उत्पादन होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा, पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, सॉरी दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखिए, काजू का उत्पादन के नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था फ्रेंड बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध में संगठित किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको प्रश्न के बारे में समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न लिया गया है। बाबा रामचंद्र 1864 1875 से 1950 एक भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए अवध में भारत के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। ठीक है, ये जो पहले जमींदार रहते थे वो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो इससे लड़ने के लिए बाबा रामचंद्र ने 1950 से 1920 से 1930 के दशक में भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट के रूप में किसानों का संगठन किया था जमींदारों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। तो चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में चलिए हम डिटेल देख लेते हैं क्या है नीचे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में देश के वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने के लिए किए थे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देश के वृद्ध नागरिकों को केंद्र सरकार के द्वारा जीवन सहायक उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये जो हमारे देश के वृद्ध जन हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चालू किया गया था, 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड इसमें जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बदायूंनी ने। ठीक है, बदायूंनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है फ्रेंड बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए महरौली का स्तंभ के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ महरौली का स्तंभ कहलाता है। ये 7.2 मीटर ऊंचा है जो 23 फीट और 8 इंच के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 7.2 मीटर ऊंचा है। इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ, इसे मूल रूप से हिंदू देवता भगवान विष्णु को
ध्वजा बैनर के रूप में स्थापित और समर्पित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताइए फ्रेंड फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिनार। ठीक है, गुप्तकालीन जो सोने की मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए फ्रेंड, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर रहेगा 1923 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण जो हुआ था 1923 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है फ्रेंड? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? आईएनसी का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, सबसे पहला मुस्लिम निदेशक जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे आईएनसी का। तो आप इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? बताइए फ्रेंड फटाफट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 193 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दक्षिणी सुदान देश को 193वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब 26 संगठन शामिल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, 193वें सदस्य के रूप में दक्षिणी सुदान को स्वीकार किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इसका गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो आपने इसको भी याद रखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका 193वां सदस्य जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की गति को किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? बताइए फ्रेंड, भूकंप की गति को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की जो गति होती है या तीव्रता होती है उसको सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन से देश हैं? बताइए फ्रेंड फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन, मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन देश हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशाएं वर्ष में 2 बार बदलती हैं? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो वर्ष में 2 बार बदलती हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंद महासागर दुनिया का सबसे तीसरा समुद्र है, तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है हिंद महासागर। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% हिस्सा इसमें समाहित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तर में, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिम में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? बताइए फ्रेंड, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? बताइए। राइट आंसर रहेगा 88 दिन के बराबर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध बनाया गया वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है फ्रेंड? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल चोटी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, और इसकी ऊंचाई जो है 732
मीटर ऊंचा है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको भी याद रखिए, कितनी मीटर ऊंचा है फ्रेंड, 732 मीटर ऊंची है। तो आप इसको याद रखिए। सैंडल चोटी, ये सभी जो चोटियां हैं वो सभी अंडमान निकोबार द्वीप की चोटियां हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी है। और कितने मीटर ऊंची है, 732 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, बताइए फ्रेंड। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए फ्रेंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड, बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप जो है वो न्यू गिनी द्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, सबसे छोटा ग्रीनलैंड है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यू गिनी द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी फ्रेंड, बताइए। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा यांगजी, ठीक है, यांगजी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर है फ्रेंड, तो ये चीन में है, ठीक है। ये चीन में है और इसकी जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर है फ्रेंड, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि यांगची जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर रहेगा 6300 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। और किस देश में है, तो चीन देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है फ्रेंड, बताइए फटाफट। राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत की सीमाओं में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए फ्रेंड। भारत की सीमाओं में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, यहाँ पर कहाँ स्थित नहीं रहेगा, कौन सी रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए, कौन सी है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अरब सागर किस देश में स्थित है, बताइए फ्रेंड। अरब सागर किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरब सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच एक झील है। तो फ्रेंड आप इसको याद रखिएगा, ये जो अरब सागर है ना, उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित एक झील है। समय की अवधि के अनुसार झील का आकार जो है वो आधा हो गया है वर्तमान में। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37, सवाना घास के मैदान यहाँ पर किस देश में पाए जाते हैं, बताइए फ्रेंड। सवाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तस्मानिया निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, बताइए फ्रेंड। तस्मानिया निम्नलिखित में से किस देश का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्मानिया जो है वो न्यूजीलैंड देश का भाग है। चलिए नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस मानी जाती है, बताइए फ्रेंड। जो सबसे सर्वोच्च गैस हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करती है वो कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही हरित गृह प्रभाव प्रभावित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो CO2 होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। ऑक्साइड का तो आप जानते ही होंगे, मेथेन का हो जाएगा CH4। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाह किस देश में है, बताइए फ्रेंड। क्रिकेट खेल खेल की ये चर्चित सरजाह स्टेडियम है किस देश में है, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। UAE में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इसमें 40 प्रश्न दिया गया था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप SSC की किसी भी परीक्षा की एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जो अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं SSC MTS का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मुझे ज्ञान था कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड। ऐसे ही वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।